नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आज आपसे बात करना चाहता हूं शिक्षक दिवस के मौके पर। इसलिए भी कि वो टेक्स्ट बुक की किताबों की तरह अगर न भी याद करें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और इस पर हमें बात करनी चाहिए, तो इस लिहाज से भी शिक्षक दिवस पर बातचीत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में जो शिक्षा हम ले रहे हैं या जो शिक्षक हैं हमारे समाज के या जो छात्र हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनका बड़ा पार्टिसिपेशन है बच्चों के भविष्य के निर्माण में, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ख़राब है, क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हमारे जहन में आती रहती हैं। तो आज के कार्यक्रम में इन्हीं विषयों को उठाने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करेंगे। कई खास लोगों को बुलाया। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर टी.आर. सिंह साहब का, जो डीएवी शामली में लंबे वक्त तक प्रिंसिपल रहे। जब महेंद्र सिंह धोनी का नाम हम लोग लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने बचपन में देखा, पढ़ाया और आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है धोनी की और हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। टी.आर. सिंह साहब का एक परिचय ये भी है कि इनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया था जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे। और कई कहानियाँ हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आगे के वक्त की बातचीत में हम उन चीज़ों को घेरेंगे। पी.एस. कालरा साहब का, जो विकास विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और इस शहर के जाने माने शिक्षाविद हैं, और मोहम्मद एजाजुल हक साहब का, जिन्होंने इस साल जिन्हें चुना है सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर। आप जाने वाले हैं दिल्ली। आप तीनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के चतरा में SCERT में किताबें तैयार करने वाली समिति का हिस्सा रह चुके श्री मोहम्मद एजाजुल हक सामूहिक चर्चा सत्र, रोल प्ले, पेंटिंग और रोजमर्रा के उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण पद्धति से जोड़ते हैं। साथ ही कई सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों की बेहतरी के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। उनके परिश्रमों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मोहम्मद एजाजुल हक, झारखंड। पहला सवाल आपसे ही लेना चाहता हूं क्योंकि आप युवा भी हैं इन तीनों लोगों में। जी हाँ। तो कैसा लगता है जब आपके काम को कहीं पे इनाम मिलता है, कहीं पे रिकॉग्नाइज किया जाता है? बहुत ही खुशी होती है सर, और मुझको ये लगता है कि जब पुरस्कार तो बात की बात है, जब हमारे कामों को सराहा जाता है ना, तो उससे बेहद खुशी होती है। लगता है कि हमने जो काम किया था, हमने जो इनिशिएटिव्स लिए थे या हमने जो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दिए थे, उसको लोगों ने माना है और ये सब समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो बहुत खुशी होती है सर। चतरा जैसे जगह में रह के जब हम लोग रांची, बोकारो या जमशेदपुर या धनबाद की बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। चतरा की जब बात होती है तो लगता है कि नहीं, फैसिलिटी के मामले में भी कम है। और आप अपग्रेडेड हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, कैसे बच्चे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या करते हैं वहाँ? सर मेरी बहाली 94 में हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था और जिस इलाके में बहाली हुई थी हमारी, वो चतरा जो हेड क्वार्टर है उससे 40 किलोमीटर दूर है। एक पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो 60 किलोमीटर दूर था। वहाँ इतने कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, बहुत सारी नदियों को पार करके जाना होता था हम लोग को। और मुझको तो याद है कि हम लोग अपने पैंट को खोल के जाते थे और बांध लेते थे गमछा। तो वैसे हालात में हमने काम शुरू किया सर। और वहाँ जो बच्चे हैं, वहाँ सारे जितने भी थे, वो नक्सलाइट का इलाका है वो, तो वहाँ बहुत शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन हमने उसको चैलेंज लिया। मुझको याद है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सर लोगों को भी पता होगा कि प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम और प्रेजेंट वर्क इज़ द बेस्ट वर्क एंड प्रेजेंट पर्सनस आर द बेस्ट पर्सनस। तो इसको याद करके मैंने सर काम शुरू किया और 24 साल में हमने गुजारे सर प्रखंड में, उस प्रखंड में। उसके बाद हमारी पोस्टिंग जब TGT में हुई तो हम आए इस तरफ, चतरा शहर की तरफ आए। और इस पिछले जिस स्कूल में अभी हैं 4 सालों से हैं सर उसमें। तो वहाँ जो बच्चे हैं ना सर, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, सब में टैलेंट होता है। हमें सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत होती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे निखारते हैं। वी टीचर्स आर फॉर दैट। तो वहाँ पर वो बच्चे कामयाब हुए जिस गांव में एक भी बच्चियाँ या एक भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं थे। और मुझको अभी है कि हर घर में आपको मैट्रिक पास बच्चे मिल जाएंगे वहाँ। और लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। और उस वक्त में तो नक्सलाइट का इतना ज़ोर था कि लोगों का चलना मुश्किल था। लोग जो ब्लॉक हेड क्वार्टर है वहाँ नहीं जा पाते थे। साइकिल से हम लोग भी साइकिल्स का ही यूज़ करते थे उस वक्त में, लेकिन कभी हम उन लोगों ने रोका नहीं, कभी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। हम 2 भाइयों की पोस्टिंग वहाँ थी। अब वो सभी जानते थे कि दोनों भाई जो हैं अपने काम में बहुत ही एंगेज होते हैं और उनको इन सब चीज़ों से, लोकल जो पॉलिटिक्स होता है उससे वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो और उनके बच्चे भी चूँकि हमारे स्कूल में आया करते थे,
तो हम लोग को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपने काम में पूरी तरह से एंगेज्ड होते हैं और जो आप अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा कर रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी इस तरह के जो हालात होते हैं उसमें आप चुनौतियों को आप सामना कर सकते हैं। चलिए सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। एक तो कलाम साहब के वक्त की यादें, और कितना बदला है सर आपका जितना लंबा अनुभव है 4 दशकों का शिक्षण के क्षेत्र में, कितना कुछ बदला है माहौल? माहौल तो काफ़ी बदल चुका। जैसे हक साहब ने कहा कि टीचर का रोल है कि वो बच्चे में हिडन टैलेंट को पहचाने और उस तरफ उसको विकसित होने का अवसर प्रदान करे। वो तो अब बिल्कुल रहा नहीं। मुझे याद है जब मैं DSB शामली में था, मैं जानता था कि लड़का लिटरेचर में बहुत अच्छा है, तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करता कि ये बच्चे को आप आर्ट्स पढ़ने दो। बोले नहीं नहीं, उसे तो डॉक्टर बनना, आप आर्ट्स क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? अब ये समाज ने टीचर से वो अधिकार ही छीन लिया। पहले क्या था, गुरुकुल ज़माने में बच्चा शिक्षक के पास जाता, वो देखता इसके अंदर क्या टैलेंट है और उसी क्षेत्र में वो इसको ट्रेन करता। जैसे पांडव लोग गए गुरु के पास तो देखे अर्जुन को, अरे भले ये तो धनुर्धर बनेगा, तो उन्होंने सिखाया। पर अब हमें तो अधिकार रहा नहीं, समाज ने हमसे तो जैसे अधिकार ही छीन लिया। वो तो पहले डिसाइड कर लिया इसे ये बनना। अब वो बनने के चक्कर में हो क्या रहा, कोटा का कहानी आप जानते हैं। उसे इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना, तो वो किसी स्कूल में नाम लिखा देते। आई एम सॉरी टू से अभी नॉन स्कूलिंग चल रहा, नाम कहीं लिखा दिए, वो पढ़ रहा कहीं, वो पता नहीं सिस्टम अलाउ कैसे कर रहा है। एक ये भी प्रॉब्लम है, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। अब वो 75% अटेंडेंस जो है वो एक रजिस्टर फर्जी बना लेते, उसमें उसका नाम लिख लेते। ये तो सच्चाई है और मैं सच्चाई हमेशा कहते रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, पर आई नो दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। तो अब क्या हो गया कि अब जो शिक्षक भी है ना, वो हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक में पर रही, तुलसीदास जी पहले ही बोल के गए। और जो शिक्षक का रोल था अब तो है ही नहीं। नहीं तो शिक्षक के बारे में कबीरदास जी ने कहा, 7 समंदर मस करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरगुन लिखा न जाए। आई मीन बचा क्या, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो गुरु के बारे में सब कुछ कह दिया। तो आप बदलाव देख ही रहे हैं। अब तो शिक्षक से वो अधिकार ही छीन लिया गया और शिक्षक से अधिकार छीना गया और समाज गर्त में गया। मेरा ऐसा अपना मानना है। सर आपने लंबे वक्त तक पढ़ाया है, हम सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पूरे झारखंड के लोग आपकी इज्जत करते हैं। और हाल के दिनों में, हाल के सालों में, मुझे दिन नहीं कहना चाहिए, आपका काफ़ी आध्यात्मिक रुझान रहा है और आप इस मिशन के साथ रहे। चिन्मय मिशन में आपका आना जाना है, योगदा आश्रम में आप जाते हैं। गुरु और शिक्षक का फ़र्क कहाँ पे मिटता है, और जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो कितना सपोर्ट करता है आपके व्यक्तित्व को? आपने कहा गुरु और शिक्षक। शिक्षक तो शिक्षा देता है, नॉलेज देता है, बुकिश नॉलेज। गुरु का काम जो है ना, वो शिल्पकार का है। एक जो शिल्पकार मूर्तिकार है, उससे आप एक पत्थर दे दीजिए, वो क्या करता है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो उसको बड़ी बारीकी से निकाल देता है और उसमें से वो कुछ भी उगा लेता है। राम बना देगा, कृष्ण बना देगा, जो कहिए वो बना देगा। ये रोल गुरु का है। यही फर्क है गुरु और शिक्षक में। यही फर्क है कि गुरु जो है आपको तराशता है, तो वो शिल्पकार का काम करता है। जैसे मान लो एक कुम्हार है, तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी ले आता है। मिट्टी को मान लो शिष्य है, वो मिट्टी को वो खूब पैरों से रगड़ता है। कितना मतलब शिष्य को भी कष्ट होता है, पैरों के तले वो रगड़ता है, उसको खूब ये बना करके कि इससे बर्तन बने, घड़ा बने, उस लायक को बनाता है। फिर वो चक्के पर रख करके उससे बड़े अपने हाथों से सवार करके घड़ा बनाता है और अंदर से ठोकता है। ये शिक्षक है ना, Exactly. कि उसे जो बनाना है वो तन मन से वैसे। लेकिन छात्र का वो समर्पण भी है। वो मिट्टी देखो उसको सहते रहती है, कुछ नहीं बोलती। बाद में उसको बना करके फिर पकाता है। लेकिन जब वो पक जाता है तो जिस मिट्टी को उसने पैरों से रूदा था, वो अपने सर पर ले जाकर मार्केट में बेचता है। यही फर्क है। यही फर्क है।
सर अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि जो अभी का मौजूदा माहौल है, जहाँ पे सिंह साहब ने भी चर्चा की, हम सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, कोटा वाला मामला काफ़ी चर्चा में है जी। कि वो सारा तनाव पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए, और बच्चे भी उनका जो अपना ग्रुप है उसमें चाहते हैं कि हम कुछ मतलब हमें अचीव करना है। कितना टफ हो गया है सर पढ़ना, और वैसे में कैसे आप लोग बैलेंस करते, उतने बड़े स्कूल में आप उतने बच्चों को क्या केयर करते हैं, कैसे सब हो पाता है सब कुछ? सर आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है वो बच्चों को मैनेज करना नहीं है, उनके पेरेंट्स को मैनेज करना है। रीज़न क्या है कि हर पेरेंट की बच्चों से और स्कूल से वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो एट टाइम्स फुलफ़िल नहीं की जा सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड में 35-40% मार्क्स लेके समहाउ पास कर गया, और पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, तो क्या वो प्रैक्टिकली बच्चा कर पाएगा? बच्चे से नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, पेरेंट उसके ऊपर थोप रहा है। ना सिर्फ उसके ऊपर थोप रहा है, वो स्कूल के ऊपर भी जो है किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि ये आप ही के यहाँ पढ़ने वाला बच्चा था, अब 10th में वो किसी वजह से नहीं कर पाया, तो आप उसको आगे मौका भी नहीं दे रहे हैं 11th में उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल या वो सब्जेक्ट्स पढ़ने की जो पेरेंट उसको पढ़ाना चाहता है, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। तो इसलिए मैंने ये कहा कि पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, और वो बैलेंस शायद नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों में कि स्कूल बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा, टीचर उसका बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा, वो हमारी सलाह के ऊपर काम नहीं करते, वो अपना ज्ञान जो कि शायद अधूरा है उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ था कि पहले जब मतलब मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मेरी उम्र है, हमारे वक्त में टीचर्स का एक डर था हमारे के लिए। टीचर कह रहे हैं तो भगवान की बात है, इसको मानना ही है। अब कई सारे सवाल जवाब होते हैं, बोर्ड्स में भी कई सारी लिबर्टीज़ है कि भाई आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना टफ होता है ऐसे माहौल में जब परंपरा बदली है पढ़ाने की, रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं? रिस्ट्रिक्शंस बहुत हुई हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सोसाइटी में ही हमारे बहुत बदलाव है, ना उस तरह के बच्चे रहे हैं और ना ही उस तरह के शिक्षक रहे हैं। कमी सोसाइटी की है। आज अगर एक 100-200 लोगों की भीड़ में आप पूछते हैं कि आप में से कितने लोग अपने बच्चे को शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो शायद ही कोई एक हाथ खड़ा होगा जहां वो शिक्षक बनने की प्रेफरेंस होगी। सही। बाद में शिक्षक बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में शिक्षक बनने की प्रेफरेंस नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट इसलिए है ये कि शिक्षक ही वो इंसान है या व्यक्ति है जो सभी प्रोफेशंस को जन्म देता है, और वही कोई बनना नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि आने वाले 10-15 सालों में, आज ही अच्छे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, आने वाले 10 साल में, 15 सालों में वो कमी कितनी बढ़ जाएगी, और कमी बढ़ेगी तो उसका असर सोसाइटी के ऊपर क्या होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी सरकारों की पॉलिसीज़ जो रही हैं वो शिक्षकों के प्रति वो उदासीन रही हैं, और जिसकी वजह ये है कि आज लोग जो हैं शिक्षक बनने का प्रोफेशन वो चूज़ ही नहीं करना चाहते। आज आपको तरह तरह के शिक्षक मिलेंगे, 5,000 रुपये महीना पाने वाले भी और 5 लाख रुपये महीना पाने वाले भी। फ़र्क ये है 5,000 पाने वाला शिक्षक अपनी सिर्फ जीविका के लिए कर रहा है, और 5 लाख पाने वाला किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है वो भी शिक्षक, लेकिन उसका फोकस अलग है, और स्कूल या विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का फोकस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो टीचर या शिक्षक 5,000 रुपये की तनख्वाह पा रहा होगा, वो क्या जस्टिस करेगा बच्चे के साथ जब वो अपने परिवार को ही ठीक से नहीं चला पा रहा है। अल्टीमेटली आप काम करते हैं अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो अगर वही नहीं कर पा रहा है तो वो गलत चीज़ों में फिर
अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, और या वो ऐसा आधा अधूरा ज्ञान देगा बच्चों को, जितना पैसा पा रहा है उसी हिसाब से ज्ञान देगा। तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि शिक्षकों के लिए सरकारें उदासीन रही हैं, इसके ऊपर किसी तरह का लगाम नहीं है, और ये आने वाला समय हमें बताएगा कि हमने पीछे जो दशकों में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। अच्छा हक साहब, मैं सिंह साहब के पास आऊँगा, उसके पहले एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, ये कि जब गाँव की बात हम करते हैं तो ठीक है, शहरों में तो पता है कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, टीचर हैं, तो एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से है। गांव में दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी चुनौतियां हैं, आना जाना, पैसा, हर तरह की चुनौती है। तो वहाँ के जो बच्चे जिनसे आप बात करते हैं, उनको आप पढ़ाते हैं, उन बच्चों के मन में क्या चलता है? आपके सामने क्या चुनौतियाँ, जिसकी चर्चा कालरा सामने के शिक्षकों के सामने, वो क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे ये सब कुछ हैंडल होता है? सर आमतौर पे जो टीचर्स होते हैं ना गांव में, एक सिंगल नॉलेज का सिस्टम कहा जाए, सिंगल पॉइंट ऑफ नॉलेज जो है आमतौर पे टीचर्स होते हैं। जब मैं गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 22 साल का था। उस वक्त मुझको इतना कुछ न्यूज़ वगैरह से रब्ता नहीं हुआ करता था, जबकि कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन BBC नहीं सुनते थे ज़्यादा। उस वक्त में इराक़ का कुछ वार चल रहा था, तो लोग मुझसे पूछते थे कि सर क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है। तब मैंने न्यूज़ सुनना शुरू किया। लगता था कि सारी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं, एक टीचर है मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अभी तो सिनेरियो बदल गया है, और जहाँ तक इसकी बात है कि टीचर्स का जो रोल है, हम तो कहते हैं कि हर ज़माने में टीचर्स का रोल, कभी भी रोल जो है वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा टीचर्स सराहे जाएंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो या जो भी ज़माना हो, टीचर्स हैं, उसका कोई बदल नहीं हो सकता है। हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना सर, हम उसकी तरफ अगर हम अपनी तरफ लेके जाएँ, जहाँ पे पंचकोश के विकास की बात होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश की बात होती है। हम अगर उस पर फोकस्ड होकर बात करते हैं, या हम अपनी चीज़ें जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उनमें उन सब चीज़ों को लाते हैं, तो अभी जो सर ने जो घटना बताई कि कोटा की जो घटना होती है या दूसरी जो घटनाएँ होती हैं, या बच्चे जो हैं आजकल टीचर्स का इतना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें वही हो रही हैं कि हमने अपनी जो पुरानी जो पद्धति है उसको छोड़ दिया है। हमें अपने बैक टू इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पहले गुरुकुल की जो पद्धति थी उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हुआ करती थी, जिसको हम लोग कहते थे स्पाइसेस की बात होती थी, कि बच्चे जो हैं सोशली भी डेवलप्ड हों, फिजिकली भी हों, इंटेलेक्चुअली भी हों, कल्चरली भी हों, स्पिरिचुअली भी हों, सब उनका डेवलपमेंट हुआ करता था। तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने जो हमारी जो पुरानी पद्धति है, जो हमारी जो पुरानी विरासत है, उसकी तरफ अगर हम लौटते हैं, तो जितनी भी ये चीज़ें आती हैं ना, जो आजकल जो घटनाएँ घट रही हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और गांव में भी वो सब चीज़, अब तो गांव रहे नहीं, गांव तो अब रफ्ता जो है, जब मैं वहाँ से आया हूँ तब तो वहाँ सड़कें भी आ गई हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल के युग में तो हर जगह जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब वो जितने 94 के जो हालात थे, आज से जो 29 साल पहले के हालात थे, अब हालात बदल गए हैं सर, अब उसमें फ़र्क आ गया है, फ़र्क आया है जी। लेकिन अभी भी जो टीचर्स होंगे, कहते हैं ना, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। वही बात है सर। आप कह रहे थे कि हाउ टू बिहेव सीखना ज़रूरी है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए प्लीज़। मैं योगदान से जुटा तो मुझे अपने गुरुओं के बारे में जानने का अवसर मिला। तो हमारे जो गुरु योगानंद के जो गुरु थे स्वामी युक्तेश्वर जी, तो शिक्षा के बारे में उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा teach them to behave, and the students must learn to behave. Exactly. अब इस सेंटेंस में सब कुछ है, हाउ टू बिहेव विथ योर इन योर फैमिली, इन द सोसाइटी, इन द नेशन, आउटसाइड दैट। जो हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, ये इसी के अंदर है। लर्न टू बिहेव, एक सेंटेंस में उन्होंने कर दिया। अब देखो, मुझे याद आई, आपने पूछा तो एक्सीडेंटली मेरे दिमाग में आई, अरस्तु गुरु थे किसके? और सिकंदर की। नदी पार करनी थी, अरस्तु आगे आगे जा रहे थे और सिकंदर पीछे था। नदी आई, नदी भयंकर स्थिति में है, बाढ़ आई हुई है, तो सिकंदर ने कहा अरस्तु को आप पीछे रहिए, आइए, और वो आगे गया
तो उस समय तो गुरु नहीं बोले, जब नदी पार कर गए तो बोले मैं इस अपमान का कारण जान सकता हूँ? बोले हाँ गुरुजी, अगर नदी उफन रही है, अगर अरस्तु डूब जाते तो सिकंदर कौन पैदा करेगा? अगर सिकंदर डूब जाएगा तो अरस्तु लाखों सिकंदर पैदा कर देगा। एग्जैक्टली। एक विदेशी के अंदर शिक्षक का ये सम्मान देखो, वो है क्या आज? है नहीं। अब तो बस ये न के न प्रकार है ना, पैसा चाहिए। इसके लिए भी हमारे गुरुओं ने कहा हुआ है, शंकराचार्य ने कहा है, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरसद बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभते निज कर्मोत्पादम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मतलब आप सोचेंगे कि संस्कृत में थोड़ा बताइए, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, अरे मूर्ख, धन अर्जित करने की जो तृष्णा है उसको छोड़ो, गिव अप थर्स्ट टू अर्न मनी। उन्होंने ये नहीं कहा सर्विस मत करो, सर्विस करो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सदा बुद्धिम मनस वितृष्णाम, क्रिएट गुड थॉट्स इन योर माइंड, अपने मन में अच्छे सद्विचार पैदा करो। हमारे गुरु ने कहा ना, हाउ टू बिहेव, उनको सिखाओ। यल्लभते निज कर्मोत्पादम, व्हाट एवर यू गेट फ्रॉम योर गुड डीड्स, जो कुछ भी आपको अपने शुभ कर्मों से मिलता, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, इंटरटेन योर माइंड विद दैट मनी। पर अभी तो बस सब उसी दौड़ में लगे हैं, ये न के न प्रकार, पैसा चाहिए। काला साहब ने कहा ना भाई, शिक्षक भी तो समाज में रहता, उसको भी तो बच्चे हैं, फैमिली है, पैसे तो चाहिए। तो गवर्नमेंट तो इस पर ध्यान नहीं देती। अभी देखो पैरा टीचर का क्या हाल, बुरा हाल बेचारे, उनकी भी फैमिली है। कुछ एक अमिकेबल सोल्यूशन उसका निकालो भाई, वो कैसे रहेंगे इतने कम पैसे में, उनके खर्च कैसे चलेंगे? तो काला साहब ने कहा फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। तो आप फिर उनसे आप वो बर्ताव कैसे एक्सपेक्ट करते कि जो, अब पहले की बात तो रही पहले तो ये था शिक्षक को सम्मान मिल रहा तो उसी में खुश रहता, चलो बच्चे कैसे भी हैं तो समाज सम्मान तो दे रहा। तो सम्मान तो है नहीं साहब, अब तो सम्मान समाज करता पैसों का। तो प्रॉब्लम इज दिस। सर आपने अच्छी चर्चा छेड़ी और हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं इससे। और कई बार मेरे मदर फादर भी टीचर थे, रिटायर कर गए, तो हम समझते हैं इन चीज़ों को। बार बार ये बात होती है कि कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, पैसा बहुत हावी हो गया है और सब कुछ है, लेकिन पैरेलली लोग उस पर नहीं जाते कि टीचर्स को कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ हम उनको रीच नहीं कर पा रहे हैं, और तरह तरह की बातें होती हैं, दबाव अलग है। तो आज के माहौल में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए सरकारों को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, ये कम से कम जो सम्मान जो हमारी परंपरा रही है और जिससे हमको लाभ होता रहा है, हम लाभार्थी रहे उसके, तो वो परंपरा हमारी कायम रहे, हम और आगे बढ़ें, निस्बत की हम पीछे जाएं। मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, हालांकि हमने सरकार को हमेशा ब्लेम करते हैं, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हमें सोसाइटी में ये जागरूकता लानी होगी कि शिक्षक भी इसी समाज का हिस्सा है, उसको उसका सम्मान, उसका हक मिलना चाहिए। सही है। जिस दिन सोसाइटी ये समझ जाएगी, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और जहाँ तक कमर्शलाइजेशन की बात हो रही है, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन, अगर आप कंपेयर करें एक सरकारी स्कूल में होने वाले खर्चे को और एक प्राइवेट स्कूल में होने वाले खर्चे को, तो आप पाएंगे कि सरकारी स्कूल में उन्हीं सुविधाओं के लिए कहीं ज़्यादा खर्चा किया जाता है, प्राइवेट स्कूल में फंड्स को ठीक से मैनेज करके उनसे बेटर सुविधाओं पर भी कम खर्च किया जाता है। तो मैनेजमेंट बेटर करके भी हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करके हम शिक्षक की जीविका के लिए उसको उचित सम्मान राशि दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनसेशन, लेकिन सम्मान राशि दी जा सकती है। और इसके लिए समाज को और जो हमारे प्रमोटर्स हैं, स्कूल चला रहे हैं, उन सबको आगे आना होगा। पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इसको पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा। जब तक हम उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लेंगे और शिक्षा को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह से देखेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। शिक्षा एक कमोडिटी नहीं है। शिक्षा बच्चे का और समाज का जीवन सुधारती है। ये और किसी प्रोफेशन में नहीं होता।
हर कुछ गिव एंड टेक से नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां सम्मान और उचित कंपनसेशन, ये दोनों ज़रूरी हैं। तभी तो रस्तों की कहानियाँ हमारे पास है ना। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं, आपके कई सारे संस्मरण हैं। एक था कि पहले, हालांकि कितना वाजिब है ये पूछना नहीं पूछना, ये पहले था कि ठीक है हम सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, हमें देना है। और डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में आप बता रहे थे कैसे वो अपनी सैलरी पूरी नहीं लेते थे। आज के ज़माने में बहुत सारा थर्स्ट पैसे पे, इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं। सोसाइटी में अब वो बात क्यों नहीं रही है जो बात पहले थी कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते थे? अब कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हुआ, क्या लगता है क्या? अब ये पूरा समाज ही मेटेरियलिस्टिक हो गया। पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया, राधा कृष्णन साहब 40 साल तक शिक्षक थे बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 1962। और आपको शायद पता भी होगा कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनको 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी महीने। वो 10,000 रुपये में से भी 2,500 रुपये रहते थे, बाकी पैसे वो एक्सचेकर को दे देते थे कि भाई हमारे देश में बहुत लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, तो चलो कुछ लोगों का। हालांकि वो 2,500 रुपये में भी उस समय उनके फैमिली में 17 लोग थे, उनके खर्च वो चलाते थे। और मैं आपको एक यहाँ चीज़ मेंशन करूँगा, चूँकि आपने राधा कृष्णन साहब का नाम लिया। जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर थे तो मालवीय जी उस समय विश्वविद्यालय बनारस में खोल रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जी। तो किसी ने कहा कि भाई ही इज़ द प्रॉपर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया, बोला आई वांट टू मेक यू वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो वो बोले कि सर मैं इस पर विचार करूँगा। तो ही वॉज शॉक्ड, अरे मैं आपको इतना बड़ा पोस्ट दे रहा हूँ, आप एक प्रोफेसर हैं और आप बोल रहे हैं आप इस पर विचार करेंगे। बोले हाँ सर, तो क्या विचार करना? बोले सब मैं एक काम करूँगा लेकिन मैं ऑनरेरी करूँगा। अब ये देखो त्याग, देखो वो त्याग है क्या अब, लेकिन वो सम्मान देखो। यही राधा कृष्णन साहब जब एम्बेसडर थे यूएसएसआर में, तो उस समय क्रुश्चेव थे शायद प्रेसिडेंट, और वो उनसे मिलने के लिए गए। वहाँ विजयलक्ष्मी भी बैठी हुई थी पहले से। तो उनके पीएस ने कहा कि साहब वो 2 इंडियन वेट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन राधा कृष्णन आए हुए हैं तो मैं उनसे मिल लूँगा, विजयलक्ष्मी से नहीं मिल पाऊँगा। ये देखो सम्मान था ना फॉरेन में, यहाँ भी था। राधा कृष्णन का जो सम्मान था, इवन अब्दुल कलाम का मेरे हिसाब से तो सम्मान था, एंड दे डिजर्व दैट। तो अब ये समाज में परिवर्तन आ रहे हैं जिसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी जो सही शिक्षक, हम देखो हक साहब जैसे लोग हैं ना, चतरा जैसी जगह में किन विकट परिस्थितियों में ये शिक्षा दे रहे हैं, और ये जो आप संस्कृत और इसकी बात कर रहे हैं, तो वो उनको महान काम कर रहे हैं। सर आपने बताया कि आप 22 साल की उम्र में आपने अपनी नौकरी शुरू की थी। तो 22 साल की उम्र तो काफ़ी कम उम्र होती है। और एक कालरा साहब भी एक चर्चा कर रहे थे, और हम लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि टीचर बनना तब चाहता है, कुछ नहीं हुआ तो चलो पीएचडी कर लेंगे, कम से कम कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, काम चल जाएगा। टीचर बनने का जो जुनून है, जो था कि नहीं हमको टीचर बनना है या हम किसानी करेंगे, वो चीज़ें कहीं कहीं लगता है कि गायब हो रही हैं। हाँ सर, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि बाई चांस कोई टीचर बन जाए, जैसे एक है बाई चॉइस। तो आमतौर पे जो बाई चॉइस, जैसे सर ने भी कहा ना कि आमतौर पे टीचर से बनने का लोगों को शौक़ नहीं होता। आमतौर पे लोग जो है वो किसी हालात के तहत किसी कंपटीशन में बैठ गए और फिर टीचर बन गए। सही। तो बहुत कम लोग हैं जो अब, लेकिन अब देखा लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है सर। मैं जैसे देख रहा हूँ कि टीचर्स बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो जिस वक्त में हम लोगों ने ज्वाइन किया था ना सर, उस वक्त में हम लोगों की सैलरी सिर्फ 2,000 थी। और अभी जो टीचर्स की सैलरी भी बढ़ रही है, उनकी जो समाज में उनका स्टेटस है, मैं जैसे देखता हूँ, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि एक है कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। अरे वाह। 2 men look out through the same bars, one sees the mud, other sees the stars। तो टीचर्स तो सभी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ, लेकिन दोनों समूह की अलग अलग एक थॉट होती है, सोच होती है। तो सर ने एक बात कही थी जिसको मैं चाहूँगा सर को बताऊँ कि सर जो गवर्नमेंट स्कूल है ना सर, वो सिर्फ एक टीचिंग का काम नहीं करते वो लोग, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। हम अभी जस्ट सर अभी अल्बेंडाजोल की गोली खिला के आ रहे सारे बच्चों को। हम देखते हैं कि उनके यहाँ
वो कितने बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनकी सारी रिपोर्टिंग हम करते, सेंसस हम करते, जितने मेडिकल डिपार्टमेंट हो या कुछ जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, हम सबको लेके चलते सर। लेकिन आमतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका सिर्फ एक कंसंट्रेशन होता है, सिर्फ एजुकेशन की तरफ होता है, आमतौर पे हेल्थ की तरफ नहीं होता। हम एमडीएम देखते हैं, दिन में बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, खाना कैसा खाया, खाने में सारी चीज़ें आई कि नहीं आई, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चलते सर। हमारे पास जो बच्चे आते एकदम ऐसे बच्चे आते जो कहीं नहीं जाने के लायक होते, तो वो हमारे पास आते, जहाँ उनमें से वो बच्चे या वो ऐसे माता पिता जिनकी इकोनॉमिकली अच्छे हो जाते हैं, वो फिर हमारे से बच्चे निकाल जाते हैं वो। तो हम तो उन बच्चों के साथ काम करते सर। तो और इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि वहाँ अभी भी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जो अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर, कुछ भी नहीं सर। आप टाउन से आप मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर होगा वो, एक तरह से टापू की तरह है वो। भैया समाज के लोग हैं और मैंने फैमिली के एकदम हाशिए के लोग हैं, कुछ भी उनको पता नहीं। उन बच्चों के बीच में हम लोगों ने काम किया, देखा हमने, तब एहसास हुआ मुझको कि हाँ अभी तक ज़रूरत है। जो स्वामी विवेकानंद की जो बात मुझको अभी भी याद है सर, क्योंकि मैं कमीशन की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैं JNU में था, और वो 12th की किताब में मैंने पढ़ा था कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी रहते हैं, मैं उन सभी लोगों को दोषी मानता हूँ जो उनके खर्च पर शिक्षा पाकर उनके बारे में नहीं सोचते। और जब मैं मेरी पोस्टिंग गजवा में हुई, तो मैंने अपने जो स्कूल के जो एक छोटा सा स्पेस था, मैंने इसको लिखवा दिया था। और मैं हमेशा उसको देख के अपने आप को एहसास दिलाता था। और अभी भी मैं कहता हूँ टीचर्स को कि बच्चे जो हैं आपके पास अमानत के तौर पे हैं, ईश्वर की, जो कहते हैं ना बच्चे जन्नत के फूल हैं, और आपके पास अमानत, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा कीजिए, वरना आपकी पूछ होगी, चाहे जिसका जो विश्वास हो वहाँ पूछ होगी आप कि आपकी निगरानी में उन बच्चों को दिया गया, आपने क्या किया। बिल्कुल। तो ये हमारा मानना है इस बात को कि अपने बच्चों को, चाहे वो कि जिस वर्ग के बच्चे हों, हमें उसको देखना चाहिए, उनको निखरने का मौका देना चाहिए। चलिए, अब वक्त नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाता और वक्त की सीमा है। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों आए, अपना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा, उन्हें ये बातचीत अच्छी लगेगी। और चलिए, इसी बहाने कम से कम शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करिए, कुछ हम आगे बढ़ें, कुछ समाज आगे बढ़े, कुछ देश आगे बढ़े। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आपने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।